Okay, so we'll start our next lecture on this Z transform. So as far as now examples और problems are concerned, okay, आज का जो lecture है वो ज़्यादा important है, इसलिए वो Google Meet पे ले रहा हूँ. मे बी नेक्स्ट लेक्चर भी आपका Google Meet पे होगा. जब तक ये चीज़ें या जब तक ये प्रॉब्लम्स आपको सारे क्लियर नहीं हो जाते तब तक, ओके, क्योंकि ये दोनों टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट है. कंसेप्ट 1-to-1 में एक्सप्लेन करना, अगर आप सामने रहते तो उस टाइम पे एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी रहता है, ओके, एज कम्पेयर टू दिस. क्योंकि यहाँ पे जो इन बिटवीन जो फॉर्मूलेज आ जाते हैं, ओके, सारे फॉर्मूलेज पीपीटी में एडजस्ट करना थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इसलिए मैं चैट बॉक्स में चेक करने वाला हूँ, तो जो जैसे आपको समझ में आता है कि ये स्टेप क्लियर नहीं हो रही है या यहाँ पे ये डाउट्स आ रहे हैं, आप इमीडिएटली अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बोलो. ओके, आई वांट दिस लेक्चर टू बी इंटरेक्टिव सेशन, कि जो भी डाउट्स है सिंगल, आप ये मत सोचो कि अदर स्टूडेंट्स आपको मतलब इतना स्मॉल डाउट अगर आपने पूछा तो व्हाट अदर स्टूडेंट्स विल थिंक अबाउट यू, है ना. तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं. यू जस्ट फोकस ऑन यूर सेल्फ, ओके, जस्ट चेक वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और नॉट. ओके, so I think we have completed this Z transform of a standard function. Okay, so this Z transform is actually defined as a summation where k runs from minus infinity to infinity. F of k, where f of k is actually the sequence, or I can say a function. Okay, sequence से अच्छा कि आपको function समझ में आ जाएगा. Where f of k is the given function. Okay, and multiply by z raised to -1. So एक्चुअली जो Z ट्रांसफॉर्म है वो इन टर्म्स ऑफ समेशन आपने डिफाइन किया, और इन टर्म्स ऑफ से इनफाइनाइट सीरीज एक्चुअली आपने वो डिफाइन की. और अभी तक आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की है. वी स्टार्ट विद द एग्जांपल से Z ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k. सो हाउ वी रीड दिस पार्ट, कैपिटल Z इज द ऑपरेटर, वी कॉल इट एज Z ट्रांसफॉर्म, एंड दिस a raised to k is your function. So Z transform of a raised to k where k is greater than or equal to 0. Okay, in most of the cases we consider only casual sequence. Casual sequence का मीनिंग क्या होता है कि k जो आपका आता है वो greater than or equal to 0 आता है ना. और I can say a k value from 0 to infinity. Let me add quickly. Okay, so ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको कैजुअल सीक्वेंस में ही थे. ओके, जहाँ पे जो समेशन ओवर के, दैट के एक्चुअली वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ओके, फिर आपने ये सॉल्व किया था, आप प्रीवियस स्लाइड चेक करो उसमें. और ये एग्जाम्पल आपको मतलब मैंने आपको बोला था कि सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है, बट क्योंकि अभी आपका जो पैटर्न है वो थ्योरी पैटर्न है. ओके, ज़्यादातर केस में क्या होता था प्रीवियस पैटर्न में, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम थी, उस एग्जाम में आपको ये स्टैंडर्ड फंक्शन के प्रूफ नहीं आते थे, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज आपको यूज़ करके एमसीक्यू सॉल्व करने थे. ओके, बट अभी पैटर्न क्लियर नहीं है, तो हमें दोनों अप्रोच से जाना है. ओके, अभी के लिए तो हमारा पूरा फोकस इन सेम और एंड सेम, मतलब जो आपका 19 का पैटर्न है उस पर ही है. बट इन केस, इन वर्स्ट केस, अगर कहीं पे ऑनलाइन एग्जाम आपकी हो जाती है एमसीक्यू पैटर्न में, तो आपको थोड़ा बहुत उसके लिए भी प्रिपेयर रखना होगा. तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने बोला था कि आप ये सारी चीज़ें भी आप याद रखो. अदरवाइज अगर इनसे में या इनसे में कहीं पे आ जाता है, तो अगर इनसे में आता है कि फाइंड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 raised to k, एक ही जगह पे उन्होंने रियल नंबर लिया से 2 raised to k, तो वो आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा. ओके, डायरेक्टली ये रिजल्ट आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. इतना याद रखो, इनसे में थ्योरी एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल आता है, ओके, तो उस केस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो उसका वेटेज आपका 5 मार्क्स का होगा या 6 मार्क का होगा, तो आपको उसका प्रूफ देना होगा. तो अभी तक जितना भी पार्ट स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए भी हमने जितना भी पार्ट देखा है, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, तो ये आप इन सेम में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो we have already calculated the Z transform of a raised to k, and that value is z upon z minus a. You have provided your mod z is greater than mod a. Next is Z transform of a raised to k where k is negative. So here a raised to k is the only example where we have calculated the Z transform for both cases, k greater than or equal to 0 also, and for k less than 0 also. And in this case your formula is z upon a minus z, only change in denominator, provided your mod z is less than mod a. Okay, यहाँ पे आपको ये जो कंडीशन है इस पे ज़्यादा फोकस करना है. ओके, कंडीशन आपकी थोड़ी बहुत भी चेंज हो जाती है ना, रिजल्ट आपका चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं k ग्रेटर दैन कहीं पे अगर सोल्यूशन में आपका कहीं पे आ जाता है कि k ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा. ओके, सो बी केयरफुल विद दिस कंडीशंस कि
के आपका कैसे रन हो रहा है ना, एंड द कंडीशन ऑन जेड। तो ये इसमें आगे अभी एग्जांपल्स आज के लेक्चर में लेने वाला, तो आपको समझ में आएगा कि दिस के द कंडीशन ऑन के, कंडीशन ऑन जेड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वी हैव कैलकुलेटेड द जेड ट्रांसफॉर्म ए रेज टू मॉड के, वेयर ए इज द रियल कांस्टेंट, ठीक है, एंड योर आंसर इज ए जेड अपॉन 1 माइनस ए जेड प्लस जेड अपॉन जेड माइनस ए। बट अगर ये सेम क्वेश्चन आपको इन सेम में आता है तो आपको इसका प्रूफ देना होगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप ये कॉपी नहीं कर पाओगे। अगर ऑनलाइन में या एमसीक्यू पैटर्न में कहीं पे आता है, देन यू कैन यूज दिस एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ओके। एंड हियर द कंडीशन ऑन जेड इज दैट मॉड जेड लाइज बिटवीन मॉड ए एंड 1 अपॉन मॉड ए। तो अभी इमीडिएटली ये फॉर्मूलाज आप नहीं भी याद रखते हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें जिससे एग्जाम्पल में आपको समझ में आता है, चलो ये ज़्यादातर फॉर्मूलेज आ रहे हैं, ठीक है, तो उतने फॉर्मूला आप याद रखो। देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा के, ये ज़्यादातर केस में यूज होगा, तो एटलीस्ट साइन एंड कॉस के सारे फॉर्मूले आपको परफेक्ट करने होंगे, है ना। आज के लेक्चर में भी आप ज़्यादातर आप यूज करने वाले, ओके। एंड बोथ फॉर साइन एंड कॉस, ओके, साइन एंड कॉस ऑनवर्ड जितने भी सारे रिजल्ट आ रहे हैं ना, दैट ऑल रिजल्ट्स आर फॉर के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। ये रिजल्ट था फॉर ऑल के, इसलिए आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया, देयर इज नो कंडीशन ऑन के। This result is only for greater than or equal to 0 part. This result is only for less than 0 part, for all k and for k greater than or equal to 0. And the formula is like this: for cos function, focus on this alpha. Okay, then your formula is like this: z in bracket z minus cos alpha upon z square minus 2z cos alpha plus 1. Correct? And for provided here mod z is greater than 1, this is the condition on z. ये सारी चीज़ें कैसे आ रही है, ओके, ये हमने ऑलरेडी देखा है। एक्चुअली मैंने सारे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, हर एक केस में मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। सो यू जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ फर्स्ट, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन फॉर साइन अल्फा के जेड साइन अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1 प्रोवाइडेड योर मॉड z इज ग्रेटर दैन 1, ओके। So this is all about the first case. Next is cos hyperbolic alpha k. Again here k greater than or equal to 0. Your formula is z in bracket z minus cos hyperbolic alpha upon z square minus 2z cos hyperbolic alpha plus 1. And here the condition on z is what? The mod z it's strictly greater than maximum of mod of e raised to alpha comma mod of e raised to minus alpha. Sin cos sin hyperbolic cos hyperbolic, ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में आते हैं। एटलीस्ट ये फॉर्मूला आप याद रखो। देन जेड ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक अल्फा के इज जेड साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 1, ओके। अगेन हियर द कंडीशन विल बी सेम। देन वी आल्सो calculated the z transform nck, this is the binomial coefficient, okay, and that value is 1 plus z raised to minus 1 bracket raised to n provided mod z is greater than 0 or mod z is non-zero. And also we have calculated the z transform of a raised to k upon k factorial, where k greater than or equal to 0, and in this case your z transform of e raised to a upon z, okay. This result is true for all z. Question number 1, find the z transform of f of k is equal to 2 raised to k upon k factorial where k is greater than or equal to 0, okay. इसका एक्चुअली हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, a raised to k upon k factorial का, okay. अभी जो टेबल में आपको हमने दिखाया था उसका फॉर्मूला क्या था, e raised to a by z। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में आता है तो आप इस रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो आपको देखकर ही समझ में आएगा, ओके। आई विल शो यू दैट पार्ट। a raised to k, z ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k upon k factorial, आंसर क्या था, e raised to a upon z, है ना। तो हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन आपको ऑनलाइन में आता है या एमसीक्यू केस में कहीं पे आता है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, सो योर आंसर इज e raised to 2 by z, आपको देख कर समझ में आ जाता है, ओके। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज e raised to 2 by z। बट अगर ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में आता है, ज़्यादातर आपको अभी थ्योरी मतलब आपका जो पैटर्न है उसमें इनसेम में भी थ्योरी है, इनसेम में भी थ्योरी है, तो उस केस में आपको ये इसका प्रूफ आपको देना होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस solution of this example. So in solution, let's consider the z transform of f of k, which is defined as summation where k runs from, depend on this condition, where k runs from 0 to infinity 2 raised to k, okay, that function f of k 2 raised to k upon k factorial multiplied by z raised to minus k. This is the formula, okay. This is the formula or this is the definition of z transform. Z transform of function is equal to summation of function multiplied by z raised to minus k. And now
this 2 raised to k upon z raised to minus k because the power it's common, okay, k power में आ रहा है, so this can be written as 2 upon z raised to k upon k factorial, okay, and this is actually e raised to 2 by z. अभी ये directly आप jump कर सकते हो because your reason is what we have the series expansion of e raised to x. What is that series expansion? 1 plus x, correct, plus x square by 2 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on, है ना. And अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो, if you put for k equal to 0 then you will get 1 upon 0 means 1 only, okay, 1 upon 0 factorial is also 1, okay, then plus if I put k equal to 1 you will get 2 by z raised to 1 upon 1 factorial, है ना. And if you continue this then you will get 2 by z raised to square by 2 factorial and so on, okay. So it is very similar to e raised to x, बस यहाँ पे x था या इस एग्जाम्पल में x की जगह पे 2 by z, तो आपका आंसर क्या होगा e raised to 2 by z. तो ये जो स्टेप थी इस स्टेप के लिए आप ये रीजन दे सकते हो बिकॉज वी हैव द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन ऑफ e raised to x. तो इसका आप देखोगे ऐसे एग्जाम्पल आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज उतना नहीं है, ओके. बट ये एग्जाम में आता तो आपको प्रूफ वहाँ पे कंपल्सरी देना होगा. यू कैनॉट जंप डायरेक्टली from this to this e raised to 2 by z. So in proof you have to just explain that this you will get it from the Maclaurin series expansion of e raised to x. So this is the one simple example on the standard function. We'll take one more example related with those things which are done in standard function. So question is like this. ज़्यादातर ये question आपको आते हैं. So as far as an exam point of view आप देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो ज़्यादातर केस में ऐसे एग्जाम्पल रिपीट हो जाते हैं. So find the z transform of f of k. So this f of k is defined as 2 raised to k plus 1 where k is greater than or equal to 0, and it is defined as 3 raised to k plus 1 when k is less than 0. Okay. So the z transform of this function as your k as you have two different function depending on k. तो फर्स्ट रेंज में क्या ले रहा हूँ, k लेस देन 0 की रेंज क्या आएगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है. 0 के आगे तो ये डिफाइन है, 0 के आगे ये डिफाइन है मतलब 0 के पीछे कौन सा नंबर था, -1. So minus infinity to -1 for this particular range your function is 3 raised to k plus 1. Okay. Let me add. Okay. So for this particular range your function is 3 raised to k plus 1. तो फर्स्ट जो टर्म आएगा वो आपका क्या आ रहा है, समेशन वेयर k वैरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1. लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू -1. Okay. Now onwards remember this, when k is less than 0 it means your range is minus infinity to -1. As we only consider integer values, है ना, इसलिए वो -1 to 0 के जो पार्ट आता है ना वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे नॉन इंटीजर्स वैल्यू के लिए कुछ भी कंसिडर नहीं करना है. सो एंड इन दिस रेंज योर फंक्शन इज 3 raised to k plus 1 and by the definition of z transform you have to multiply this function by z raised to minus k, and same for this next range where your k vary from 0 to infinity 2 raised to k plus 1 multiplied by z raised to minus k. Okay, so now let's calculate the z transform. So z transform of f of k where k vary from minus infinity to -1 and this 3 raised to k plus 1. Okay, now I split this, so this can be written as 3 into 3 raised to k, है ना. I will erase some part so that you can see this clearly. So this 3 raised to k plus 1 actually can be written as 3 into 3 raised to k. Okay, आप हमेशा raised to proper k उस पावर के ऊपर ही फोकस करो so that you can adjust that term in z raised to k, है ना, क्योंकि z raised to k की जो पावर है आपको उसमें सारे टर्म्स एडजस्ट करने हैं. सो जस्ट टू एडजस्ट दैट सेपरेट और split 3 raised to k plus 1, okay, as 3 into 3 raised to k, and similarly 2 raised to k plus 1 as 2 into 2 raised to k, and then in this summation 3 is constant, you can take outside to this summation. Again in second summation 2 is constant, you can take outside to that summation, and now this part can be written as 3 raised to k z raised to minus 8 can be written as 3 upon z raised to k, and in second case you will have 2 upon z raised to k. तो ये पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा कि 0 to infinity है. So this result is very similar to, okay, summation k vary from 0 to infinity r raised to k, and that result is 1 upon 1 minus r. Okay, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा. बट जो आपका फर्स्ट समेशन हियर आई डोंट वांट दिस नेगेटिव वैल्यूज, so just to convert this negative summation, okay, in terms of positive summation, okay, what I will do,
in this range minus infinity to -1, in this range I just put k equal to -m. या अभी तक के सारे एग्जाम्पल में बस मैंने यही सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो आप ये आगे के भी एग्जाम्पल में आप ये सेम लॉजिक या सेम सब्स्टिट्यूशन आपको दिखाई देगा. ओके, सो टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव समेशन इनटू पॉजिटिव समेशन पुट k इक्वल टू -m. तो अभी आप देखो k की जगह पे -m रखो इसमें, तो क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी k की जगह पे -m लेस इक्वल -1. तो यू विल हैव दिस न्यू रेंज फॉर m. बट आप देखो कि सारे टर्म्स में माइनस माइनस आ रहा है, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -1. जैसे आप इक्वालिटी साइन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आपकी इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट माइनस से मल्टीप्लाई करने, या सिंपली आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जब भी आप इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो उस इक्वालिटी को रिवर्स में लिखो एंड मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय माइनस साइन. तो रिवर्स में लिखो, -1 को पहले लेकर आओ, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, यू विल गेट +1. फिर उसके बाद -m, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, यू विल गेट m. Then minus infinity, but multiply by minus, you will get infinity. So now this range, minus infinity to -1. Now this range is totally, this range is now replaced by this new range, where m is equal to 1 to infinity. तो अब देखो नीचे आपको चेंज दिखाई देगा. 3 as it is, k की जगह पे या k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1. इसके जगह पे अभी क्या आने वाला है, m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. 3/z, यहाँ पे k था बट k की जगह पे अभी क्या लिखना है आपको, -m. So I hope this part is clear to everyone. ये ज़्यादातर केस में आपको इसी चीज़ें एडजस्ट करनी है. ओके, तो ये जो समेशन था, ओके, इस समेशन की वैल्यू और यहाँ पे जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इन दोनों समेशन की वैल्यू सेम ही आती है, बिकॉज मैंने बस क्या किया है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इससे आपका जो आंसर था उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके, एंड नाउ here you will have the positive summation, means where m vary from 0 to infinity. तो आप इस केस में यही रिजल्ट यूज कर सकते हो जहाँ पे कि आपका 1 से वैरी होगा. सो फॉर दिस फर्स्ट टर्म नाउ यू कैन यूज, लेट मी erase few part. So for this first term where k vary from 1 to infinity, you will have one result where k vary from 1 to infinity, what r raised to k. That result is what, z upon z upon r upon this, I need to talk in terms of r. Okay, so r upon 1 minus r, है ना. So let's say next slide. Okay, so 3 m runs from 1 to infinity, z upon ये कैसे लिखा है, ये जो माइनस m था, I will show this. Because of this minus m, okay, मैं क्या कर रहा हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 3 by z raised to plus m. या आप चाहो तो माइनस m को एडजस्ट करने के लिए टर्म्स को रिवर्स करो, z को ऊपर लेके आओ, 3 को नीचे लेके आओ, यू विल गेट प्लस m हियर. इफ आई शिफ्ट दिस z in numerator, if I shift this 3 in denominator, that is z upon 3, then this minus m become plus m. So you will now you will understand this why this plus m is there. So z by 3 raised to plus m, 2 by z raised to k. Okay, दोनों केस में आपके पास रिजल्ट है, बट जिस केस में k 0 से वैरी होता है वहाँ पे 1/1 माइनस z, सॉरी ये चाहो तो आप z की z में याद रखो, 1/1 माइनस z. और जिस केस में k 1 से वैरी होता है उस केस में आपका आंसर क्या है, z/1 माइनस z. एंड इन बोथ केस योर mod z इज लेस देन 1. सो I will just do that calculation using these two formulas. So 3 as it is. Now this can be written as where k vary from 1 to infinity. So z is my z by 3. So z upon 1 minus z. और second में 0 से vary हो रहा है, therefore 1 upon 1 minus z. And provided this mod z is less than 1, that is z minus 3 का जो मॉडुलस है, okay, which is less than 1, and it's for the second term you will have mod of 2 by z is less than 1. Okay, तो ये जो मैंने लिखा है this is for first term, this I consider for second term. बट ये प्लस था बीच में, प्लस आता तो यहाँ पे इन दोनों के केस में एंड आ जाएगा. और कब आता है जहाँ पे आप कॉमा लेते हो या दो डिफरेंट चीज़ें कंसिडर करते हो, उस केस में आपका और आ जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. So if you just simplify this, you will get 3 in bracket z upon 3 minus z and 2 in bracket z upon z minus 2. Okay, यहाँ पे आप क्या करो, mod of z by 3 less than 1, so shift this 3 on RHS, shift this z on RHS, you will get mod z less than 3 and mod z greater than 2, है ना. So this is your say mod z. So it is
less than 3, okay, and greater than 2. So that mod z actually lies between 2 and 3. So you can see that this mod z actually lies between 2 and 3. And if you simplify this, you will get something like this. And again you can simplify this and this become your final answer. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल जनरली आपको इन सेम में आ सकते हैं, ओके, जहाँ पे अभी तक का जो आपका अप्रोच है हम बस डेफिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है, बस मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, ओके। आप देखोगे ना, दो ही चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म जिसमें समेशन आता है एफ ऑफ के एंड जेड रेस टू माइनस के, और फिर उसके बाद आगे जाकर मैं ये आर रेस टू के का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद अभी तक मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला किसी भी एग्जाम्पल में यूज नहीं किया, ओके। एंड नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑन द स्टैंडर्ड फंक्शन, क्योंकि इसके बाद क्योंकि एग्जाम में एज इट इज स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्मेट में नहीं आने वाला। हमने जो अभी स्टैंडर्ड फंक्शन में देखा था वो ए रेस टू मॉड के था, ओके। बट इन सेम में एक की जगह पे आपको कुछ तो नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने क्या दिया है 1/4। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का ऑलरेडी मैंने लिया था, आप उसमें ही अगर ये स्टेप्स कॉपी पेस्ट कर दे तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। बट एग्जाम में आपको या इन सेम के केस में आपको इसका प्रूफ देना होगा। यू कैनॉट कॉपी डायरेक्टली इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू मॉड के। बट ये अगर आपने सॉल्व किया या अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो एक ही जगह पे कुछ भी आने दो वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन के जो भी प्रूफ था या जो पार्ट मैंने रिलेटेड विद स्टैंडर्ड फंक्शन कवर किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So in solution, the z transform of this function is equal to summation. Now here there is no condition on k, so k vary from minus infinity to infinity. This function multiplied by z raised to minus k. Okay. Now because of this mod k is actually defined as, कैसे आपने डिफाइन किया? It takes value plus k when k is greater than or equal to 0, and it takes value minus k when k is less than 0, है ना। So this is the definition of mod k, okay. So I'm going to use this part, okay. So first I consider a range, okay, this when k is varying from minus infinity to minus 1, and in that case mod k की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस k। अभी देखो आप यहाँ पे, so first case is what, minus infinity to minus 1/4 as it is, mod k की वैल्यू क्या आ जाएगी इस रेंज में, k less than 0 के रेंज में माइनस k, okay. Other things are as it is, z raised to minus k. Now next case when my summation vary from 0 to infinity, and in this case your mod k is plus k, so this can be written as 1/4 raised to plus k z raised to minus k. So here I just split this summation in two parts, one is positive, one is negative. And now this is 1/4 raised to minus k. So okay, so for this first part as my summation vary from minus infinity to minus 1, तो इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो सेम जैसे अभी प्रीवियसली किया था, ये आपकी रेंज थी k vary from minus infinity to minus 1, just put k equal to minus m, then you will get minus infinity less equal minus m less equal minus 1, and now just multiply this equation by minus sign, then you will get 1 less equal m less equal infinity. So your new range is from 1 to infinity. तो आप इसमें देखो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, okay, इस केस में। So here you will have m vary from, okay, so there is again one more correction, there is small m. So here you will have m vary from 1 to infinity, 1/4 is to minus k की वैल्यू क्या है? m. Can understand this? So ये माइनस साइन आप यहाँ पे कंसिडर करो तो माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस m, यहाँ पे लिखा है मैंने, z raised to minus k की वैल्यू क्या है? प्लस m। तो आप ये पूरा आपका भी चेंज हो रहा है। सेकंड में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, जैसे था वैसे कॉपी किया। हाँ, नाउ इन बोथ केस आई कैन यूज द फॉर्मूला फॉर समेशन r रेज़ टू k, है ना। तो जहाँ पे k 1 से वैरी होता है उसमें सो दिस कैन बी रिटन एज I just connect this two power, okay. So 1/4 raised to m and z raised to m, this can be written as z upon 4 raised to m, and in second case this z raised to minus k, okay, shift in denominator, so this can be written as 1/4 z raised to k, ठीक है। इस फॉर्म में बस कन्वर्ट कर रहा हूँ, समेशन r raised to k के फॉर्म में, समेशन r raised to k के फॉर्म में। एंड नाउ इफ आई use that result, okay, where in first case as k vary from, okay, I will show that part, just focus on this। फर्स्ट केस में क्या है? z/4 है आपका, r क्या है? z/4 एंड k वैरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सेकंड केस में आपका r क्या है? 1/4z एंड k वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट केस में ऊपर z आने वाला है,
नीचे 1 माइनस जेड एज इट इज, एंड सेकंड केस में डायरेक्टली 1/1 माइनस जेड आने वाला है, एंड इन बोथ केसेस योर मॉड जेड इज your mod z is less than 1. So in first case z/1 minus z where mod z is less than 1. In second case 1/1 minus z where your mod z is less than 1. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट था ना, ये आपने अभी तक आपको समझ में आ रहा है, ये ज़्यादातर केस में आपको यूज़ करना है. ओके, वेर k वैरी फ्रॉम 0 to infinity r raised to k is equal to 1/1 minus r provided mod r is less than 1. If I consider k equal to 1 to infinity, then here you will have r in the numerator. Correct? Okay. Now just simplify this part. I am not going to repeat that. So this mod z by 4 less than 1 can be written as mod z less than mod 4, and यहाँ से z आप right side में shift करो, you will get this. ठीक है. So this implies your mod z lies between 1/4 and mod 4. एक बार ग्रेटर आ रहा है, एक बार लेस देन आ रहा है. सो दिस mod z एक्चुअली लाइज बिटवीन 1/4 to 4 एंड दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म. करेक्ट? एंड नाउ this is very trivial example. Find the z transform of 4 raised to k plus 5 raised to k where k is greater than or equal to 0. So z transform of this function is equal to, okay, so I think for this I cannot consider this example directly in case of z transform of standard function. ओके, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है. ओके, तो यहाँ पे आगे क्या जो पार्ट मुझे लेना था मैं उसमें एक्चुअली कंसिडर कर सकता हूँ. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्लस g है ना, z ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्लस g इज एक्चुअली इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ f प्लस z ट्रांसफॉर्म ऑफ g. तो ये अभी आगे आने वाला है आगे के स्लाइड में. तो ये एग्जांपल एक्चुअली मुझे नीचे शिफ्ट करना था, बट ठीक है. अभी अगर आपको नहीं पता तो जस्ट रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म जो अभी इमीडिएटली आगे से हमें स्टार्ट करना है. सो दैट प्रॉपर्टी इज अबाउट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी. फिर इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? हाँ, तो ये मैंने मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको दिया है इसका आंसर. बट ये चीज़ अगर 5 मार्क्स के लिए आते हैं, यू कैनॉट डायरेक्टली जंप फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस. ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूजन होगा, इसलिए वेटेज के ऊपर फोकस करो. ओके, जहाँ पे आपको लगता है कि 5 मार्क्स के वेटेज में अगर मैं 2 लाइन में आंसर लिखता हूँ सो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा. इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन आप एमसीक्यू में यूज़ करो. तो अभी मैं वो पार्ट क्लियर करता हूँ. स्टैंडर्ड फंक्शन के जो रिजल्ट्स आपको मैंने दिए थे, ओके, वो आप सारे एमसीक्यू एग्जाम में यूज़ करो. बट एज फार एज थ्योरी एग्जाम इज कंसर्न आपको उसका प्रूफ देना होगा. ठीक है, सो यू हैव टू शो दैट वाई जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 raised to k इज जेड अपॉन जेड माइनस 4 एंड वाई जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 raised to k इज जेड अपॉन जेड माइनस 5. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या यूज़ किया है? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k, ओके, इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस a प्रोवाइडेड मॉड जेड इज ग्रेटर दैन a. तो ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला है जो आप एमसीक्यू में ही आपको यूज़ करना है, अदर केस में नहीं. ठीक है, सो दिस आई कैन ट्रीट एज एमसीक्यू. इसको मैं एमसीक्यू ट्रीट कर रहा हूँ. दिस इज नॉट यूर थ्योरी एग्जाम्पल. ठीक है, अदरवाइज आई विल गिव यू इन डिटेल प्रूफ ऑफ दिस. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था. आपको मैंने जेड रेस्ट टू ए के का प्रूफ ही दिया है. इसका प्रूफ ही आपको मैंने दिया कि वाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए. वही स्टेप्स आप फॉलो करो फॉर 4 raised to k, वही स्टेप्स आप फॉलो करो फॉर 5 raised to k. ओके, या आप चाहो तो 4 raised to k का सॉल्व करो, एंड सेकंड केस में आप चाहो तो डायरेक्टली बोल सकते हो सिमिलरली, बिकॉज सेम स्टेप्स वी नीड टू फॉलो. ठीक है, ओके, सो नाउ दैट दिस इज ऑल अबाउट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन. आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर था ऑलरेडी, बट फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ. हमने जो एक स्पेसिफिक सेट होता है स्टैंडर्ड फंक्शन का, ओके, उन हर एक केस में हमने जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था. आपको एग्जाम में ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन थे, ओके, इसमें बस क्या चेंज होगा, एक ही जगह पे नंबर आने वाला है. ओके, आपको मैंने जेड रेस्ट टू ए के का प्रूफ दिया ना, आपको एग्जाम में जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 raised to k कैलकुलेट करो, ये आ सकता है. या तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 raised to k कैलकुलेट करो, ये आ सकता है. ओके, या तो एग्जाम में ऐसा आएगा कि फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 3k. अगर ये सिंगल क्वेश्चन आता है तो यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, क्योंकि उसका वेटेज आपको देखना होगा. ये आपको मैंने अभी क्लियर ही किया है कि ये चीज़ आप एमसीक्यू में यूज़ करो, थ्योरी में आना तो उसका प्रूफ आपको देना होगा. तो ये आप अगर आप
कॉस अल्फा के का प्रूफ रीड करते हो तो अल्फा की जगह पे अगर आपको मैं कुछ भी नंबर देता हूँ लाइक 3k 4k 5k 7k तब भी आपको वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको इसमें आ सकते हैं कि फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 10k। ओके, तो जो अल्फा के लिए आपने किया था वही प्रूफ आप कंटिन्यू करो, विल गेट द आंसर फॉर 10k। ओके, देन एन सेकेंड ए रेज टू के अपॉन, यहाँ पे अभी तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिया 4 रेज टू के अपॉन k फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड फंक्शन। बट जो आप इसका बोल सकते हो कि जो आगे का जो मेजर पार्ट है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो एक ही टाइप है, आई थिंक लास्ट लेक्चर में बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितना अभी तक इस एक्चुअली टॉपिक में हमें कवर करना है। ओके, इसलिए आज के लेक्चर में क्या ना एक्सटेंड लेक्चर अप टू 1250 और 1, कैन आई एक्सटेंड माई लेक्चर और नॉट? आर यू देयर? एट विच क्या टाइमिंग है आपका प्रैक्टिकल का? ओके, सो आई विल एंड शार्पली एट 12:40, नो प्रॉब्लम। ओके, तो शायद अभी भी होगा नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल एटलीस्ट मैं इसमें कवर कर सकता हूँ। सो इन टुडेज लेक्चर में जस्ट फोकस ऑन ओनली वन प्रॉपर्टी दैट इज लिनियरिटी, है ना। तो डेफिनेशन वाला ठीक क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन को इसलिए मैंने हाईलाइट किया, रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज है वो आगे के लेक्चर में लेने वाला हूँ। ओके, तो डेफिनेशन आपकी क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समीशन के वैरी फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, एफ ऑफ के टू जेड रेज़ टू -k। बट प्रॉपर्टीज के केस में आप ये सारा नोटेशन में कंसिडर करने वाला हो, लाइक से एलएचएस में जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के, बट ये जो समेशन का पार्ट था इसको आप कैसे लिख सकते हो? कैपिटल एफ ऑफ जेड। सो रिमेंबर दिस, ये जो स्मॉल एफ का जेड ट्रांसफॉर्म है दिस इज एक्चुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। नाउ दिस नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल एफ का जो जेड ट्रांसफॉर्म है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जहां पे भी कैपिटल एफ आता है, जिस भी केस में कैपिटल एफ आता है, उसका मीनिंग क्या होगा कि दैट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन, और सम फंक्शन इज व्हाट? ऑफ फंक्शन एफ। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन लिनियरिटी। सो जस्ट आई विल take examples on this property. Z transform of A is some constant f of k multiplied by f of k plus b multiplied by g of k, or I can say a Z transform of f plus g, okay, where f function is multiplied by a, g function is multiplied by b. Let me add so this can be written as Z transform of first. Okay, so actually इसका प्रूफ क्या है? This can be written as Z transform of first A times F plus Z transform of B times G, correct? But as Z transform is actually a summation, तो summation से constant आपका बाहर आता है, so this is actually A into Z transform of F, correct? And this is also B into Z transform of G, correct? But Z transform of F, इसका नोटेशन क्या है? Z of F is actually capital F, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाएगा? A इंटू कैपिटल F एंड प्लस B इंटू कैपिटल G, वेर G इज द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस G, वेर F इज द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस F. So I will quickly take one example on this part. I will skip this. I will skip this also. So this is the your third property. So I will one by one on each property I'm going to take some examples. तो जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक हमें आगे नहीं जाना है. Okay, so our example is like this. Find the Z transform sine of 3k plus 4. See, remember we don't have the Z transform of sine of alpha k plus b. इस केस में आपके पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है. आपने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया था Z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के, दैट इज उस केस में ये प्लस बी पार्ट नहीं था, है ना. तो इस केस में कोई डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास नहीं है. सो इन सोल्यूशन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k, that is the Z transform of sine of 3k plus 1 as I will show that formula first. Okay, जो आपका फॉर्मूला था उसमें Z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के ही है, प्लस बी का कोई टर्म नहीं है. ओके, सो इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, एज वी डोंट हैव एनी रिजल्ट फॉर साइन ऑफ 3k plus b. ओके, सो हियर आई यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a plus b, क्योंकि जो रिजल्ट मेरे पास है ना, मेरे पास बस क्या है, Z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अल्फा के का है ना, एंड Z ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अल्फा के का है. इन दोनों केस में मेरे पास Z ट्रांसफॉर्म है. सो जस्ट
for that I will solve this part, sine of a plus b. So this can be written as sine a cos b plus cos a into sine b. Side by side, you just put your roll number, your total roll number in chat box. Just put your total roll number in chat box, full roll number. And now as we know that cos 4 is constant, sin 4 is constant, तो z ट्रांसफॉर्म से वो बाहर आने वाले, and z ट्रांसफॉर्म ऑफ a plus b can be written as z ट्रांसफॉर्म ऑफ a plus b can be written as z ट्रांसफॉर्म ऑफ a plus z ट्रांसफॉर्म ऑफ b. ये आप चाहो तो वो जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, बाय दिस प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या होता है, जो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे cos 4 आपका कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली बाहर आ गया. इन ब्रैकेट यू विल हैव z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, f का मीनिंग ही वही होता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस f. साइन 4 भी आपका कांस्टेंट है, तो you can take outside to this z transform and then take the z transform of cos 3k. और फिर आपके पास sin 3k का रिजल्ट है, cos 3k का रिजल्ट है, that is z sin 3. ये रिजल्ट आपको मैं इस स्लाइड पे दिखाता हूँ. So what is the z transform of sin alpha k? So that result is z sin alpha. z sin alpha means, बट यहाँ पे अल्फा आपका क्या है, 3k में अल्फा आपका 3, दोनों केस में अल्फा आपका क्या है, 3 है ना. So z sin 3 upon z square minus 2z cos 3 plus 1 and z in bracket z minus cos 3 upon z square minus 2z cos 3 plus 1. इसको बस सिंप्लीफाई करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. सो यूजिंग लिनियरिटी एक्चुअली आपने ये क्वेश्चन या एग्जांपल आपने सॉल्व किया है. लिनियरिटी से आपने ये कांस्टेंट्स को बाहर निकाला है. लिनियरिटी से आपको क्या समझ में आता है, कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं और z ट्रांसफॉर्म ऑफ f plus g कैन बी रिटन एज z ट्रांसफॉर्म ऑफ f plus z ट्रांसफॉर्म ऑफ g. ठीक है. And if you simplify this, okay, these are the just simplification, you will get, this is your final answer. Okay, so